हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग स्टडी लाइन। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस एसएससी जीडी में आए हुए प्रश्नों पर बात करेंगे और यह वीडियो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। आपका चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो या फिर यूपी पुलिस का या फिर कोई और भी एग्जाम हो। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल टीचिंग स्टडी लाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। साथियों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या होता है। प्रश्न में पूछा गया है, कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जूल। कार्य का मात्रक जूल होता है। प्रश्न नंबर 2 है, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी की है। किसकी? दूरी मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। ठीक है, दूरी की इकाई पूछी जाए कि दूरी की इकाई क्या है, तो प्रकाश वर्ष। अगर ऐसे पूछा जाए कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 3 है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कैलोरी। क्या हो जाएगा, कैलोरी। खाने वाली जो मतलब जिस चीज से हमें एनर्जी प्राप्त होती है, तो उनका जो मात्रक दिया होता है वो किस में होता है, किलो कैलोरी में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैलोरी। खाद्य ऊर्जा का जो मात्रक होता है या इकाई होती है वो क्या होती है, कैलोरी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जो आपका डेसिबल होता है वो किसकी इकाई है, मतलब क्या मापते हैं डेसिबल से। ये प्रश्न में आपके पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन दिए हैं जिसको हम देख लेते हैं। रक्त में हीमोग्लोबिन, जब हम रक्त में हीमोग्लोबिन कितनी है इसे मापने के लिए डेसिबल का यूज करते हैं। या फिर ऑप्शन बी है, वातावरण में ध्वनि, जो वातावरण में ध्वनि गूंजती है उसको मापने के लिए करते हैं इसका यूज। ऑप्शन सी है, पेशाब में शक्कर, जब हम ग्लूकोज मापते हैं पेशाब में तो उसके लिए इसको डेसिबल को यूज करते हैं। या फिर ऑप्शन डी दिया है, वायु में जलवाष्प की मात्रा चेक करने के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वातावरण में ध्वनि मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डेसिबल का। किसका यूज करते हैं, डेसिबल का। इस प्रश्न को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ध्वनि की इकाई क्या है, तो क्या है, डेसिबल। क्या होती है ध्वनि की इकाई, तो डेसिबल होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि सदिश राशि नहीं है, ये नहीं पूछा गया कि सदिश राशि है। प्रश्न में पूछा गया है निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, द्रव्यमान नहीं है। संवेग सदिश राशि है, वेग भी एक कैसी है, सदिश राशि है। कोणीय वेग है, ये भी एक क्या है, सदिश राशि है। लेकिन है कौन सी नहीं, तो वो है आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, द्रव्यमान एक कैसी राशि है, फिर अदिश राशि है। प्रश्न नंबर 6 है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है। यहाँ पूछा गया है कि जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं इन ऑप्शन में से सदिश राशि कौन सी है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। पहला ऑप्शन है वेग, द्रव्यमान, समय, लंबाई। तो इसमें जो है, इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वेग। क्या हो जाएगा, सदिश राशि कौन सी है, इनमें से वेग सदिश राशि हो जाएगी। बाकी की कैसी हैं, अदिश राशियां हैं। कैसी हैं, अदिश राशि है। और एक ये ट्रिक भी है कि जिस शब्द में व आ जाए, क्या आ जाए, वो सदिश राशि होती हैं। कौन सी होती हैं, सदिश राशि होती हैं। जैसे कि द्रव्यमान में व आया है लेकिन कैसा था, आधा था, इसलिए वो क्या है, अदिश राशि है। तो ये थोड़ी ट्रिक है, कोई मतलब याद करने का ये तरीका है और कुछ नहीं, इसके रूल वगैरह नहीं है कि अगर जिस शब्द में व हो तो वो सदिश राशि होती हैं। ठीक है, और जिसमें व नहीं है तो वो राशि कैसी होती है, अदिश होती हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, रॉकेट का ऊपर जाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपका जो रॉकेट ऊपर जाता है ना, जब हम रॉकेट को छोड़ते हैं वो ऊपर जाता है तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है।
ठीक है, ये प्रश्न में आपके पूछा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संवेग संरक्षण। आप आपको एग्जाम में सेम ऐसे ही प्रश्न मिलेगा जो कैसी भी लैंग्वेज में पूछ सकता है, लेकिन ऑप्शन इसी तरीके के होंगे जो यहाँ दिए गए हैं कि रॉकेट का ऊपर जाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है। वो कैसे भी उलट फिर करके पूछ सकता है, लेकिन आपके ऑप्शन यही होंगे, तो आपको टिक सिर्फ यही करना है कि रॉकेट का ऊपर जाना किस पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संवेग संरक्षण पर रॉकेट का ऊपर जाना कार्य करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संवेग संरक्षण। प्रश्न नंबर 8 है, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपवर्तित होता है? वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपवर्तित होता है? परिवर्तित नहीं होता, अपवर्तित मतलब परिवर्तित नहीं होता है। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर जो अपवर्तित रहता है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, घनत्व। क्या हो जाएगा? घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व अपवर्तित रहता है। घनत्व हर कंडीशन में वही रहेगा। अगला प्रश्न है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? जब हम जल में तैरते हैं तो वहां पर न्यूटन का कौन सा नियम काम करता है? ये प्रश्न में पूछा गया है। एक सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए कि जल में जब हम तैरते हैं तो न्यूटन का वहां कौन सा गति का नियम लगता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीय नियम। कौन सा? तीसरा नियम लगता है। न्यूटन ने आपके जो नियम दिए थे उस तो न्यूटन का वहां पर तीसरा नियम काम करता है जल में तैरने पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, सौर सेल किसके बनाए जाते हैं? आपके जो सौर सेल होते हैं वो किसके बनाए जाते हैं? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, सिलिकॉन से, गैलियम से, जर्मेनियम से, ए एवं बी, या फिर यहाँ पर मतलब ऑप्शन डी दिया गया है ए एवं बी, मतलब ए वाला ऑप्शन सही है और बी वाला सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए एवं बी। जो सौर सेल बने होते हैं वो सिलिकॉन से बने होते हैं। किससे? सिलिकॉन। और किससे बने होते हैं? और गैलियम से। किससे? गैलियम से बने होते हैं। इन दोनों चीजों से सौर सेल का निर्माण होता है या फिर सौर सेल बने होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 11 है, गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब कैसा रहता है? गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब, यहाँ लिक्विड का पूछा है, द्रव का दाब कैसा रहता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। गहराई बढ़ने पर द्रव का जो दाब होता है, प्रेशर, वो क्या होता है? बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 12 है, एक गिलास में पानी पर बर्फ तैर रही है। एक गिलास है कोई, एक गिलास पर, एक गिलास में, आपका एक गिलास है, एक गिलास में पानी पर बर्फ तैर रही है। क्या तैर रही है? बर्फ तैर रही है। ये आपका गिलास है और यहाँ पर पानी भरा हुआ है, यहाँ ये बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब पूरी तरह बर्फ पिघल जाए तो पानी का तल कैसा रहेगा? अब ये पानी में बर्फ का टुकड़ा डला हुआ है, जब ये बर्फ का टुकड़ा पूरी तरह से क्या हो जाए? पिघल जाएगा, तो फिर पानी का जो स्तर है वो बढ़ेगा या घटेगा या अपवर्तित रहेगा, मतलब न बढ़ेगा न घटेगा, या फिर पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा? क्या कंडीशन रहेगी पानी का जो स्थिति है ना उसकी? प्रश्न में ये पूछा गया है। तो इसका सही जवाब रहेगा अपवर्तित रहेगा, मतलब कोई चेंजिंग नहीं आएगी। न तो बर्फ के टुकड़े, बर्फ का जो टुकड़ा टुकड़ा है उसके पिघलने पर पानी का जो स्थिति है या पानी का जो स्तर है, न तो वो बढ़ेगा और ना ही वो घटेगा। कुछ भी उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपवर्तित रहेगा। प्रश्न नंबर 13 है, जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीवन का प्रश्न है ये आपका, जीवन का भौतिक आधार क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जीव द्रव्य। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन सी, जीव द्रव्य। जो जीवन का भौतिक आधार माना गया है वो माना गया है जीव द्रव्य। क्या माना गया है? जीव द्रव्य को माना गया है।
अगला प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। और यह प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछने वाला प्रश्न है और सिंपल सा भी है, तो इसको याद रखें कि कोशिका का जो ऊर्जागृह कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है, कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? आपकी जो कोशिका है तो उसमें प्रोटीन का निर्माण किस जगह पर होता है, ये आप इसमें पूछा गया है। आपके ऑप्शन है लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का है। तो जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राइबोसोम। कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, कौन सा कोशिकांग सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है? यहाँ पूछा गया है कि कौन सा कोशिकांग सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। यह प्रश्न में पूछा गया है, तो आप ऑप्शन देख लीजिए इसके। ऑप्शन ए है कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी लवक, ऑप्शन सी रितिका, ऑप्शन डी ये सभी। तो यहाँ पूछा क्या गया था, कौन सा कोशिकांग सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल मतलब पादप कोशिका में पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? प्लांट सेल में पाए जाते हैं, पादप कोशिका में पाए जाते हैं। जैसे कि कोशिका भित्ति भी प्लांट सेल में पाई जाती है, लवक भी कोशिका भित्ति में पाया जाता है, सॉरी पादप कोशिका में पाया जाता है। रितिका भी कहाँ पाई जाती है? पादप कोशिका में सिर्फ और सिर्फ पाई जाती है। कोशिका भित्ति मनुष्य में नहीं होती है, सेल वॉल नहीं होता है, ना ही लवक होता है मनुष्यों में, ना ही रितिका। ये सिर्फ और सिर्फ किस में पाए जाते हैं? पादप कोशिका में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 17 है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? प्रश्न क्या कह रहा है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम, ऑप्शन डी गोल्गी का है। तो यहाँ पूछा गया है कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइसोसोम। किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। प्रश्न नंबर 18 है, किसी कोशिका में 80% से अधिक पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? प्रश्न में पूछा गया है किसी कोशिका में 80% से अधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? मतलब कोशिका में ऐसा कौन सा पदार्थ है जो 80% से क्या क्या पाया जाता है? अधिक पाया जाता है, 80% से भी ज्यादा पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जल। क्या पाया जाता है? 80% से भी अधिक पाए जाने वाला पदार्थ है जल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 19 है, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? आपका जो जीन शब्द है यहाँ ये नहीं पूछा गया कि दिया है, यहाँ पूछा गया है कि सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉनसन ने। किसने किया था? जॉनसन ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 20 है, आनुवांशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है? आनुवांशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रोमोसोम में होता है। किस में होता है? क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्रों में होता है आनुवंशिकी उत्परिवर्तन। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21, ग्रेगर मेंडल किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं? ग्रेगर मेंडल ने कौन सा सिद्धांत दिया था? ये किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? तो आपके ऑप्शन है कोश का सिद्धांत, उत्परिवर्तन सिद्धांत, आनुवंशिकता के नियम, या फिर उपार्जित लक्षणों की वंशागत के लिए। तो ग्रेगर जो मेंडल थे इन्होंने कौन सा नियम दिया था? इन्होंने दिया था आनुवंशिकता का नियम, और ये इसी के लिए क्या है? प्रसिद्ध है, फेमस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 22 है, जीन कहाँ उपस्थित होते हैं? आपके जो जीन होते हैं वो कहाँ उपस्थित होते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जीन कहाँ उपस्थित होते हैं? तो जीन होते हैं गुणसूत्रों में। कहाँ होते हैं? गुणसूत्रों में, जिन्हें हम क्रोमोसोम भी बोलते हैं। ठीक, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? गुणसूत्रों को क्रोमोसोम बोलते हैं। तो हमारे जो जीन होते हैं वो कहाँ होते हैं? गुणसूत्रों में। अगला प्रश्न है,
प्रश्न नंबर 23 है, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिकी पदार्थ क्या है? प्रश्न में पूछा गया है, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिकी पदार्थ क्या है? आपके ऑप्शन है डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो प्रश्न कह रहा है कि कोशिका में कौन सा आनुवंशिकी पदार्थ पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है या फिर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कोशिका में जो पाया जाने वाला आनुवंशिकी पदार्थ होता है वो होता है आपका डीएनए। क्या होता है? डीएनए होता है। जीन कहाँ पाए जाते हैं? तो जीन पाए जाते हैं आपके गुणसूत्रों में। कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्रों में। तो यहाँ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डीएनए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 है, डीएनए का द्विगुणित कुंडली मॉडल किसने दिया था? प्रश्न में पूछा गया है, डीएनए का द्विगुणित कुंडली मॉडल किसने दिया था? तो ये दिया था आपका वॉटसन एवं क्रिक ने। किसने दिया था? वॉटसन एवं क्रिक ने दिया था डीएनए का द्विगुणित कुंडली मॉडल। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? क्या पूछा है? जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा खुराना जी ने किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, H.G. खुराना। जो जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किया था वो किया था H.G. खुराना ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 26 है, उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? किसका? उत्परिवर्तन के सिद्धांत का। यहाँ पूछा गया है उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था, उसका प्रतिपादक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लेमार्क। जो उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया है वो किसने दिया है? लेमार्क ने दिया है। और ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, इंपोर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। बायोलॉजी का प्रश्न है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया, सीधा सा पूछ लेता है तो लेमार्क जी ने दिया है। प्रश्न नंबर 27 है, डीएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है? प्रश्न में पूछा गया है, डीएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो डीएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना, या फिर कोशिकीय परिवहन होता है, या फिर कोशिकीय श्वसन। ऑप्शन डी है आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन। तो क्या होता है? डीएनए का कार्य क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन। क्या होता है? आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन। राइट आंसर है ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर है 28, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक गुणों के लिए कौन उत्तरदायी होता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, जैसे कि माँ से बच्चे में क्या आते हैं, उसके माँ वाले लक्षण जो आते हैं, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है वो कौन होता है? वो लक्षण जो आते हैं वो किस वजह से आते हैं, किसके कारण से? यहाँ यही पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन है जीन, क्रोमोसोम, केंद्रक, इनमें से कोई नहीं। जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण चलते हैं, आनुवांशिक गुण चलते हैं, वो जीन के कारण चलते हैं, या क्रोमोसोम के कारण, या फिर केंद्रक के कारण? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जीन के कारण चलते हैं। जो जीन उत्तरदायी होता है पीढ़ी दर पीढ़ी, जो आनुवंशिकी लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि दादी से पिताजी में, और पिताजी से बेटी में, और फिर बेटी से उसके बेटे में। तो जो ऐसे लक्षण चलते हैं आनुवंशिकी लक्षण, ये इसका कारण क्या होता है? जीन के कारण ये सारे आनुवंशिक लक्षण चलते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से मनुष्यों में होने वाले आनुवांशिक रोग कौन कौन से हैं? निम्नलिखित में से मनुष्यों में होने वाले आनुवांशिक रोग कौन कौन से हैं? आनुवांशिक रोग कौन से हैं ये इसमें पूछा गया है। आनुवांशिक जेनेटिक जो बीमारी होती हैं वो यहाँ पूछी गई हैं, जैसे कि वर्णांधता, ये भी आनुवांशिक लक्षण है। हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, या फिर ये सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये सभी। ये जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो तीनों जो प्रॉब्लम्स दी गई हैं, रोग दिए गए हैं, ये तीनों ही रोग कैसे हैं? आनुवांशिक रोग हैं। कैसे हैं? आनुवांशिक रोग हैं, और ये खत्म नहीं किए जा सकते हैं। जिसमें ये लक्षण आ जाते हैं तो फिर चलते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। आनुवांशिक रोगों को खत्म नहीं किया जा सकता है। तो जैसे वर्णांधता हो गई, हीमोफीलिया हो गई, और टर्नर सिंड्रोम हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी।
प्रश्न नंबर 30 है, डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? डॉल्फिन, डॉल्फिन क्या है? डॉल्फिन एक मछली है, लेकिन ये किस वर्ग का उदाहरण है? तो ये कैसी होती है? स्तनधारी होती है। तो स्तनधारी वर्ग की ये क्या है? उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्तनधारी है। अगला प्रश्न है, तो आज की वीडियो में बस इतने ही प्रश्न थे। आज का ये अंतिम प्रश्न था। तो दोस्तों, आप सभी को आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी के आज के प्रश्न कितने सही गए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही था। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।